नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर के बारे में और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक नया चैप्टर तो है ही, इसके साथ एक बहुत बड़ी यूनिट का भी एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी सेकंड बुक की ओर, क्योंकि उसे भी तो कवर करना है। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड बुक का आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 9 जो कि आज शुरू होने वाला है और इसका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 ये दोनों मिलके आपकी पूरी एक यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो यूनिट है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो यूनिट है, ठीक है, इसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि ये यूनिट जो है वो ऐसी यूनिट है जिसमें केवल 2 चैप्टर आ रहे हैं और ये दोनों चैप्टर अपने आप में काफी कुछ कंटेन करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये दोनों चैप्टर में केवल 9 और 10 दोनों में ही ऑप्टिक्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है, लेकिन हमें केवल उतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस के दायरे में आता है, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और कम पढ़ने में खतरा है। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे नवा चैप्टर। ठीक है, जब आप नवा चैप्टर पढ़ लेंगे और हाँ मैं उसमें कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बेसिक से ही बताऊंगा और यहां पे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से उसको मैं मार्क करता चल रहा हूं। ठीक है, और जो आपको बेसिक बताया जा रहा है जो कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, उसको भी मैं रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, और वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि वो आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उसको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो आपने 9वीं 10वीं पढ़ा है उसको फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक, फिर हम अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो देखिए अब हमारा नवा चैप्टर जो है उसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। यहां दोस्तों मैं 2 शब्दों से आपको परिचित कराना चाहूंगा। किरण प्रकाशिकी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है और इससे जुड़े हुए कुछ प्रकाशिक यंत्र। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रकाशिक यंत्र, अभी हम लोग हल्का सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र आज से आपकी मुलाकात बहुत हुई होगी। उदाहरण के लिए एक बहुत ही कॉमन सा प्रकाशिक यंत्र जो जिसका हम लोग लगभग डेली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? ग्लासेस। ठीक है, आई ग्लासेस या फिर आई लेंसेज, ठीक है, जिनकी आंखें खराब होती है, या इवन हम लोग अगर सन ग्लासेस की भी बात करें वो भी क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र ही तो है। ठीक है, चश्मा हो गया या सन ग्लासेस हो गए या लेंसेज हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रकाशिक यंत्र में आती है। ये कैसे काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया है, कैसे हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग इससे जुड़ी हुई सारी चीजें भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किरण प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी आपके सामने 12वीं क्लास में अभी बिल्कुल मतलब कि इसका असली परिचय आपको अभी मिलेगा कि प्रकाशिकी क्या होती है। आपने जो 10वीं और 11वीं में पढ़ा होगा वो बहुत ही कॉमन सा होगा। ठीक, चलिए तो चैप्टर नंबर 9 में पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं प्रकाशिकी, क्योंकि मैंने बोला, मेरे मुंह से निकला कि प्रकाशिकी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इससे पहले आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों प्रकाशिकी, ठीक है, नाम से लग रहा है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन करेंगे, मतलब कि अभी तक हमने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, हमने पहले चैप्टर में जैसे आवेशों के बारे में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में आए तो हमने आवेशों के कुछ और गुण, धारिता वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, चालक पदार्थों के गुण, धारिता वगैरह। तीसरे चैप्टर में आए तो हमने क्या किया, हमने विद्युत धारा के बारे में जाना। चौथे चैप्टर में हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना। 5वें क्षेत्र में हमने द्रव और चुंबकत्व, चुंबक के गुण, चुंबकत्व और द्रव के बारे में बात करी। 6ठे चैप्टर में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम की घटना पर अध्ययन किया। चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा और चैप्टर नंबर 8 में हमने अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग टॉपिक हम लोग हर चैप्टर में कुछ अलग अलग सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स के अलग अलग भाग हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है जिसमें हम लोग ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हम लोग ने आवेश के बारे में पढ़ा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक, जिसमें हमने चुंबकत्व के बारे में पढ़ा उसको मैग्नेटोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक, तो ये वही चीज है। तो ये भी क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में आप केवल और केवल प्रकाश के बारे में सुनेंगे, ना कोई विद्युत धारा, कुछ नहीं सुनने को मिलेगा, ना कोई आवेश, ना विद्युत धारा, ना चुंबकीय क्षेत्र, कुछ नहीं, केवल प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मजा आएगा। ठीक है, एक नया चीज शुरू होने वाली है। देखिए, तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्रकाशिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश
एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और उससे जुड़े या फिर उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उससे जुड़े फैक्ट या उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रकाशिकी जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितना हुआ? देखिए अब इसमें पहला जो पार्ट है, ठीक है, प्रकाशिकी का जो पहला भाग है वो क्या है? वो होती है किरण प्रकाशिकी, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं, दूसरे भाग को, तरंग प्रकाशिकी। इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, किरण प्रकाशिकी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी का भी एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय प्रकाशिकी। ठीक, अब देखिए, सॉरी, इसको बोलते हैं भौतिकी प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी तो ये है, ठीक है, इसको भौतिक प्रकाशिकी भी बोलते हैं। अब समझिएगा, किरण प्रकाशिकी इंग्लिश में आप इसे रे ऑप्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आप इनमें से कुछ भी कह सकते हैं इन्हें। और आइए इधर देखते हैं, तरंग प्रकाशिकी अथवा भौतिक प्रकाशिकी को आप बोल सकते हैं वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, इनके दोनों नाम पढ़ लिए। किरण प्रकाशिकी को हम लोग ज्यामितीय प्रकाशिकी यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स को हम लोग भौतिक प्रकाशिकी यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाम इसलिए सब जान लीजिए क्योंकि पेपर में पता नहीं क्या छप के आ जाए। अगर भौतिक प्रकाशिकी छप के आ जाएगा तो आप ये मत समझिएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो नाम सब जानिए, आप अपनी इच्छा से इन दोनों में जो भी अच्छा लग रहा हो उसको लिखना शुरू कर दीजिए, उसको बोलना शुरू कर दीजिए, लेकिन नाम सब जानिए। ठीक है, मैं तरंग प्रकाशिकी का ही यूज करूंगा। जब तरंग प्रकाशिकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम केवल तरंग प्रकाशिकी शब्द का यूज करते रहेंगे, लेकिन ध्यान में दिमाग में रखना है कि इसे हम लोग जो है भौतिक प्रकाशिकी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये किरण प्रकाशिकी, जब हम लोग ये चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे इसमें हम लोग किरण प्रकाशिकी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ज्यामितीय प्रकाशिकी भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको परिभाषित कैसे करेंगे आप? प्रकाशिकी को तो बता दिया कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। दोस्तों नाम से लग रहा है किरण, ठीक है, प्रकाशिकी के अंदर भी डिवीजन है, यानी ऑप्टिक्स भी 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो प्रकाशिकी का वह भाग, ठीक है, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश को एक किरण के रूप में माना गया है तथा प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या, सभी गुणों का अध्ययन जो है वो प्रकाश तरंग के आधार पर किया जाता है। प्रकाश किरण के आधार पर किया जाता है, क्या कहलाता है? किरण प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार तरंग प्रकाशिकी को क्या बोलेंगे हम लोग? तरंग प्रकाशिकी को बोल सकते हैं कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना गया है तथा प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या प्रकाश तरंग के आधार पर की गई है, क्या कहलाता है? तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक प्रकाशिकी भी कहते हैं, और किरण प्रकाशिकी को हम लोग ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसमें एक फैक्ट और रह गया है। ठीक है, किरण प्रकाशिकी में सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, और तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग हैं क्योंकि न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया वो किरण प्रकाशिकी में वैलिड होता है, और तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना सिद्धांत दिया, वो तरंग प्रकाशिकी के लिए। देखिए दोस्तों, यहां पे आगे आने वाले आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूटन का सिद्धांत हाइगेंस के सिद्धांत का विरोध कर रहा है, हाइगेंस का सिद्धांत न्यूटन के सिद्धांत का विरोध कर रहा है, लेकिन हम इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि अगर आप हाइगेंस के सिद्धांत को चुनेंगे तो न्यूटन के सिद्धांत से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, और उससे जो भी हमें एक्सप्लेनेशन, जो भी हमें व्याख्या मिल रही थी वो सब व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूटन के नियम को फॉलो करेंगे तो तरंग प्रकाशिकी के गुणों से वंचित हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हमें दोनों लेकर चलना है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया, हमको ये पढ़ना है अभी, हमको क्या पढ़ना है? किरण प्रकाशिकी अभी पढ़ना है। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी में ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है किरण, इसका मतलब जानते हैं। ठीक है, किरण का मतलब क्या है देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश किरण का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। प्रकाश किरण, देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि अगर प्रकाश को एक ही माध्यम में गति कराया जाए, ठीक है, प्रकाश क्या है याद करिए, चैप्टर नंबर 8 में जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा था, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के कई प्रकार थे। ठीक है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे,
अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो एक बीच में एक शब्द का यूज किया, एक हिस्सा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक भाग है, एक प्रकार है, क्या? दृश्य प्रकाश तरंगे। ठीक है, तो ये जो दृश्य प्रकाश है इसी को हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अपनी प्रकाशिकी। ठीक है, क्योंकि प्रकाशिकी का ही हम लोग ये जो हिस्सा है, ये चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, और तरंग का तो काम ही होता है माध्यम में आगे बढ़ना। अगर हम किसी एक माध्यम में प्रकाश तरंगों को या प्रकाश को गति करने की स्वतंत्रता देते हैं तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। किसी माध्यम में प्रकाश सदैव एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। इसी सरल रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक, अब प्रकाश किरण से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा शब्द आता है, ठीक है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, ये छोटी मोटी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन वाइवा में टीचर पूछ सकते हैं, एग्जाम में तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपसे टीचर वाइवा में पूछ सकते हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक जो है वो हम लोग 10वीं 9वीं 10वीं में पढ़ के आते हैं। ठीक है, पता होता है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसकी परिभाषा नहीं दे पाते, समझा नहीं पाते सामने वाले को। जानते हैं लेकिन सामने वाले को समझा नहीं पाते, तो इसके मार्क्स कट जाते हैं वाइवा में। बिल्कुल एक क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए, 2 शब्दों की हो लेकिन एकदम परफेक्ट डेफिनेशन हो। ठीक है, कि उसमें कुछ भी छूटा ना हो और कुछ भी फालतू का जोड़ा ना गया हो। ठीक, चलिए, तो प्रकाश पुंज क्या होता है? कहते हैं कि अगर ढेर सारी प्रकाश किरणों को आपस में मिला दिया जाए तो प्रकाश किरणों का एक समूह बन जाएगा, और प्रकाश किरणों के इसी समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी कि लाइट बीम। ठीक है, प्रकाश पुंज मतलब लाइट बीम, प्रकाश किरण मतलब लाइट रे, किरण का मतलब होता है रे। ठीक है, लाइट रे और लाइट बीम। ठीक, चलिए अब हम लोग इसी तरह से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये टॉपिक आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, आप सब ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, लेकिन दोस्तों ये 11वीं क्लास का भी हिस्सा है। ठीक, अब देखिए, इस पे वैसे तो मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलूं मैं कि आप पढ़ के आए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ फिर भी रिवीजन कराया जा रहा है पीछे वाली क्लास का, तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, देखिए परावर्तन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, परावर्तन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन सी घटना है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बिना काफी चीजें बिल्कुल गायब सी हो जाएगी। ठीक है, जिंदगी का काफी रंग इसके ना होने से निकल जाएगा। और इसको कॉमन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इतना सामान्य सा है कि हर जगह है। ठीक है, क्योंकि अगर परावर्तन नहीं होता है तो काफी चीजों का अनुभव हम कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात, परावर्तन, अगर परावर्तन नाम की चीजें नहीं होंगी या परावर्तन नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, चाहे प्रकाश हो तब भी हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो आप समझ लीजिए कि परावर्तन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, परावर्तन, सबसे पहली बात, परावर्तन शब्द का मतलब होता है कि जिस माध्यम से चले टकरा कर लौटना। आप ऐसे समझ लीजिए, परावर्तन शब्द का मतलब क्या है? टकरा कर लौट आना। जैसे मान लीजिए आपको हम भेजें कि आगे आपके आंखों में पट्टी बांध के आपसे कहें भागो, और आगे दीवार होगी तो आप क्या होगा? आप दौड़ेंगे, दीवार से टकरा के रिवर्स गियर लग जाएगा वापस। ठीक है, तो यहां पे आप टकरा के लौट रहे हैं, मतलब आप परावर्तित हो गए दीवार के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही प्रकाश तरंगे भी क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। प्रकाश तरंग हर एक तल से परावर्तित होती है। ठीक है, ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने 10वीं क्लास में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। जी हां, हर एक पृष्ठ से प्रकाश तरंगे परावर्तित होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि कुछ तल ऐसे होते हैं जो प्रकाश को बहुत अधिक मात्रा में परावर्तित कर देते हैं, कुछ तल ऐसे होते हैं जो प्रकाश को बहुत कम मात्रा में परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि परावर्तन होता क्या है। देखिए दोस्तों, कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण से आप परिचित हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार तल की ओर गिरती है तब वह तल के किसी बिंदु से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार तल पर गिरती है तब वह तल के किसी बिंदु से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन से जुड़े कुछ नियम हैं। ठीक है, हम लोग वो जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये बात आपको बता दें कि कोई भी
कोई भी तल, मैंने बोला ना चिकने एवं चमकदार तल पर गिरती है तो वो टकरा कर लौटती है, ये कोई जरूरी नहीं है, हर एक तल से प्रकाश किरण परावर्तित होगी। लेकिन दोस्तों जो तल जितना अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करेगा वो तल उतना ही ज्यादा चमकदार प्रतीत होगा। ठीक है, आपने देखा होगा वो शीशा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए वो बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। आप देखेंगे अगर उसे सनलाइट में आप ले जाकर रखेंगे तो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पे आएगी, आप अपनी आंखें तक नहीं खोल पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे गिर रही है। वैसे भी हम लोग सूरज को नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि जो भी तल प्रकाश का जितना ज्यादा मात्रा में परावर्तन करेगा वो उतना ही ज्यादा चमकदार प्रतीत होगा। ठीक, इसका उल्टा अगर कोई पदार्थ प्रकाश का बिल्कुल भी परावर्तन नहीं करेगा तो वो वस्तु हमें दिखाई ही नहीं देगी। यहां तक आप एक चीज गौर करिएगा, जो शीशे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं, वो शीशे जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा मिरर नहीं बना है जिसमें परावर्तन ना हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा मिरर, ऐसा शीशा बन गया, ठीक है, ऐसी कोई ग्लास शीट बन जाए जिसमें कि परावर्तन नाम की घटना ना हो तो क्या होगा, वो कांच की शीट हमें दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी, और जब वो दिखाई नहीं देगी तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, खैर चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए दोस्तों, परावर्तन जितना इंपॉर्टेंट है परावर्तन के नियम भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सीधे साधे। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। परावर्तन और परावर्तन के नियम वैसे तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहां भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है और टीचर वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे टीचर और वाइवा में ज्यादातर क्वेश्चन जो पुटअप करते हैं इस 9वीं और 10वीं चैप्टर से, वो छोटी छोटी डेफिनेशंस पे को पॉइंट करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप छोटी छोटी डेफिनेशंस को अच्छे से समझा नहीं पाओगे, पहले पढ़े हो जानते हो लेकिन आप उसे समझा नहीं पाओगे, तो इसलिए आपसे पूछ रहता है और आप ना बता पाए तो उसके मार्क्स भी कटते हैं। ठीक है, तो उसको समझिएगा, उसको बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन देंगे। चलिए, अब परावर्तन के नियम में दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है वो तो ये कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जो है वो बहुत काम का है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण को दोस्तों हम लोग आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण को हम लोग आर से लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये एंगल आई इक्वल एंगल आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा, REFLECTION, रिफ्लेक्शन होता है। अभी आगे हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे तो वो रिफ्रैक्शन होता है, तो अंतर रखिएगा दोनों का, नहीं तो आपको इंग्लिश वाली स्पेलिंग दोनों एक जैसी लगेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इक्वल बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने कई शब्दों का यूज कर लिया लेकिन उनका मतलब नहीं बताया, मतलब वो उसको परिभाषित नहीं किया। जैसे हमने आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ठीक है, परावर्तक तल, ये सबको तो मैंने परिभाषित किया ही नहीं है, तो अब हम लोग इन सबको परिभाषित करेंगे, समझेंगे कि ये सब है क्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या आती है आपतित प्रकाश किरण की। दोस्तों आपतित का मतलब होता है आने वाली। ठीक है, परावर्तक तल की ओर जो प्रकाश किरण आ रही है, कैसे पता चला कि ये वाली किरण प्रकाश तल की ओर आ रही है, मतलब परावर्तक तल की ओर आ रही है, कैसे पता चला, क्योंकि यहां देखिए मैंने एरो बनाया है दोस्तों, एरो बनाए नीचे की ओर, मतलब प्रकाश किरण नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जब ये प्रकाश किरण परावर्तक तल की ओर आएगी तो किसी ना किसी बिंदु पर ये परावर्तक तल को टच करेगी, और उस बिंदु पर परावर्तक तल को टच करने के बाद ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो परावर्तक तल के किसी बिंदु से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, और आपतित प्रकाश किरण हो गया, परावर्तित प्रकाश किरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अभिलंब की। अभिलंब से पहले हमें एक और पॉइंट समझना होगा, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन बिंदु का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कहते हैं कि आपतित किरण परावर्तक तल को
जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, आपतित किरण परावर्तक तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली डेफिनेशन पे चलेंगे। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, देखिए जो टीचर पूछते हैं, जैसे पूछ लेंगे अब अभिलंब क्या है, तो अभिलंब की डेफिनेशन में क्या बोलने जा रहा हूं सुनिएगा। ठीक, कहते हैं परावर्तक तल पर या परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को या खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि परावर्तक तल क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है या परावर्तक तल क्या होता है। ठीक, देखिए परावर्तक तल नाम से लग रहा है जो परावर्तन कर सके या करा सके वो पृष्ठ या वो तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कहते हैं कि वह तल जो प्रकाश किरणों का परावर्तन कर सकता है या प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकता है, वह तल जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकता है क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और रह गई है, आपतन कोण को कैसे परिभाषित करें और परावर्तन कोण को कैसे परिभाषित करें। दोस्तों आपतन कोण ध्यान से देखिए है क्या, आई से लिख रहे हैं, ये किसके किसके बीच बन रहा है, अभिलंब के बीच में बन रहा है और प्रकाश किरणों मतलब आपतित प्रकाश किरण के बीच में बन रहा है। लीजिए परिभाषा बन गई। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ, ये देखिए आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है इसी एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा अब हम बात करेंगे परावर्तन कोण की। तो देखिए परावर्तन कोण जो है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। एंगल आर, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ देखिए। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ। ठीक है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम और परावर्तन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक से परिचित होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है मिरर यानी कि दर्पण। ठीक, देखिए दोस्तों अभी तक हमने परावर्तक तल के बारे में अभी अभी पढ़ा। ठीक है, तो परावर्तक तल भी क्या है, दर्पण ही तो है, या यूं कह लीजिए कि देखिए वैसे मैं ये कह सकता हूं कि सभी दर्पण परावर्तक तल होते हैं लेकिन सभी परावर्तक तल दर्पण नहीं होते। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों कि मैंने अभी क्या बोला कि हर एक वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब वो वस्तु प्रकाश किरणों का परावर्तन करे। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी सतह प्रकाश किरणों का परावर्तन नहीं करेगी तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी वस्तु को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो वस्तुएं प्रकाश तरंगों का, प्रकाश किरणों का परावर्तन कर रही हैं। ठीक, अच्छा तो यानी कि सभी वस्तुएं कैसी हुई, परावर्तक तल, सभी वस्तुएं एक प्रकार की परावर्तक तल हैं या परावर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या सभी चीजों में हम लोग अपना फेस देख सकते हैं, नहीं। हमें दीवार दिखती है, ठीक है, तो क्या आप दीवार में अपना चेहरा देख सकते हैं, नहीं। आपको लकड़ी की मेज दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, बेंच दिख रही है, पंखा दिख रहा है, कुछ भी जितनी वस्तुएं दिख रही, क्या आप उसमें अपना फेस देख सकते हैं, अपनी इमेज देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये सब क्या परावर्तक तल नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये परावर्तक तल ना होती तो ये वस्तुएं हमें दिखाई भी ना देती। तो वही बात हो गई ना, ये सारी वस्तुएं परावर्तक तल हैं लेकिन आप इसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, आप अपनी इमेज नहीं देख सकते, तो ये मिरर नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, आप इसे मिरर नहीं कह सकते, मिरर नहीं कहलाएगी। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं मिरर, जो वास्तव में मिरर कहलाने लायक है, जो वास्तव में दर्पण कहलाने लायक है, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों दर्पण का मतलब साफ तौर से समझ लीजिए कि एक ऐसी वस्तु, ठीक है, सामान्य तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें, वो दर्पण होती है। ठीक है, ओके, तो दर्पण क्या है, दर्पण एक परावर्तक तल ही है, लेकिन दोस्तों हम अपना चेहरा क्लियर, एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर अपना चेहरा फेस देख सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो तल प्रकाश का बहुत अधिक मात्रा में परावर्तन करे, मोर देन 95%। अगर कोई भी परावर्तक तल 95% या उससे भी ज्यादा मात्रा में प्रकाश तरंगों को परावर्तित करता है तब वो मिरर की तरह कहलाएगा, वो बहुत चमकदार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो दर्पण
को हम लोग कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि सभी परावर्तक तल जो हैं, सभी परावर्तक तल जो हैं वो दर्पण नहीं है, लेकिन सभी दर्पण परावर्तक तल जरूर हैं, क्योंकि अगर आप उसमें अपना चेहरा देख रहे हो तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश का परावर्तन कर रहा है वो तल, और जब वो तल प्रकाश का बहुत अधिक मात्रा में परावर्तन कर रहा है, हमें दिखाई भी दे रही है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक परावर्तक तल तो होगा ही डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अब देखिए जो मैंने आपको समझाया यही परिभाषा भी बनती है कि वह तल, परावर्तक तल को, दर्पण को हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, वह परावर्तक तल जिसके एक सतह पर किसी परावर्ती पदार्थ का मतलब होता है जैसे कि CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, वह परावर्तक तल जिसकी एक सतह पर परावर्ती पदार्थ कॉपर ऑक्साइड का लेपन कर दिया जाता है तथा जो बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण आपके दो प्रकार के हैं, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा है, ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के हैं, पहला समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अलावा भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, सच्चाई है, इसके अलावा भी कई टाइप के मिरर होते हैं, जैसे कि पैराबोलिक मिरर, हाइपरबोलिक मिरर, लेकिन अभी आपको उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी केवल आपके मतलब में, आपके कोर्स के दायरे में केवल दो हैं। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण को परिभाषित करना है और गोलीय दर्पण को भी समझना है। तो समतल दर्पण को हम कहेंगे कि दर्पण तो हम लोग जान गए ना, समझ गए कि दर्पण क्या है। वह दर्पण, समतल दर्पण की परिभाषा देंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल एक समतल होता है, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है, यानी प्लेन मिरर कहलाता है। और दोस्तों जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो भी कैसा होता है? बिल्कुल सीधा ही तो होता है ना। आपने देखा होगा कि जिस शीशे में, ठीक है, जिस मिरर में, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं वो बिल्कुल एकदम प्लेन होगा। आप देख सकते हैं, आपने महसूस भी किया होगा, नहीं किया है तो अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में ही हम लोग अपना चेहरा एकदम सही देख सकते हैं। ठीक है, और गोलीय दर्पण की बात करते हैं दोस्तों। अब गोलीय दर्पण को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। वैसे भी मैथ्स और फिजिक्स या साइंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको इमेजिन करना आना चाहिए। ठीक है, समझिएगा जैसा मैं बोल रहा हूं। सपोज करिए कोई एक कांच का बड़ा सा खोखला गोला हो, ठीक है, महसूस कर लिया होगा आपने। गोला मतलब जानते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल या हमारे फल, सेब और संतरा टाइप। ठीक है, गोला की बात कर रहा हूं, वृत्त की नहीं। ठीक, तो अगर हम किसी कांच के खोखले गोले की बात करते हैं और हम आपसे कहते हैं कि उस कांच के खोखले गोले से थोड़ा सा हिस्सा काट कर ले आओ, तो जब आप कांच के बहुत बड़े गोले में से छोटा सा हिस्सा काट के लाएंगे तो वो जो हिस्सा होगा वो हल्का सा कर्व टाइप का होगा। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात तो वो दर्पण की तरह कार्य करेगा, इसलिए दर्पण बोल रहे हैं। और आगे गोलीय शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि वो एक गोले का भाग है। ठीक है, वो प्लेन नहीं होगा दोस्तों। जैसे प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है, वो सीधा नहीं होगा, वो हल्का सा बेंड होगा, क्योंकि वो एक गोले का भाग है। ठीक है, वो एक गोले से काटकर अलग किया गया है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि वह दर्पण जो किसी बड़े गोले का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन रिवीजन चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है और अवतल दर्पण में क्या होता है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। हम लोग जब भी कोई दर्पण बनाते हैं उसके एक साइड में इस तरह की छोटी छोटी लाइंस बना देते हैं। वो लाइन क्या दिखाती है? वो लाइन जो है वो इसलिए बनाई जाती है, वो ये दिखाती है कि इसके इस साइड पे हमने पॉलिशिंग की है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो मिरर हम लोग चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं वो मिरर कैसे बनते हैं? एक कांच की प्लेट होती है, ठीक है, कांच की प्लेट के एक साइड पे किसी परावर्ती पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है। परावर्ती पदार्थ में सबसे फेमस तो है कॉपर ऑक्साइड, काफी सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का लेपन करके दर्पण बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब ये सवाल उठता है कि देखिए अगर समतल दर्पण है, मान लीजिए कांच की एक प्लेट बिल्कुल सीधी है, कांच की प्लेट बिल्कुल सीधी है, तो आपके पास दोनों तरफ बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी है, दोनों तरफ बराबर बराबर संभावनाएं हैं कि आप चाहे तो इस वाले सतह पर, चाहे तो इस सतह पर जो है वो पदार्थ का लेपन कर दीजिए या इसकी पिछली सतह पर पदार्थ का लेपन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप
पीछे वाली सतह पे पदार्थ का लेपन करेंगे तो सामने से खड़े होकर आप अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर आप इस वाली सतह पे पदार्थ का लेपन करेंगे तो आप इधर से खड़े होकर चेहरा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ये दर्पण कैसा होगा, गोली दर्पण होगा, तो आपके पास चॉइस अब बराबर नहीं रही, ठीक है। आपके पास दो अलग अलग चॉइस हो गई है। पहली चॉइस कि आप इसके धसे हुए तल पे पॉलिश करेंगे तो बाहर से चेहरा देखना पड़ेगा। अगर उल्टा, अगर आप उभरे हुए तल पे पॉलिश करेंगे तो अंदर से इस साइड से आके आपको चेहरा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे वही चीज है, यहां पे देखिए, अगर आप धसे हुए तल पे पॉलिश करते हैं, परावर्ती पदार्थ का लेपन धसे हुए तल पे करते हैं तो वो उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। यहां देखिए दर्पण को हमने इस प्रकार से बनाया है। आपको लग रहा है कि गोली दर्पण को हमेशा हम लोग इस तरह से क्यों बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप इतना हिस्सा बनाएंगे, अगर आपने इतना हिस्सा बना दिया तो देखिए देखने से लग रहा है कि ये क्या होगा, ये एक गोले का भाग होगा, ठीक है, ये एक गोले का भाग होगा, देखने से लग रहा है इतना हिस्सा। तो वही चीज है, अगर आपने धसे हुए तल पे, गोली दर्पण के धसे हुए तल पे पॉलिश किया है तो वो क्या बन जाएगा, एक उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसका उल्टा, अगर आपने उभरे हुए तल पे पॉलिश किया है तो क्या बन जाएगा, वो एक अवतल दर्पण बन जाएगा। अब देखिए बस पॉलिश करने का तरीका अलग है, अगर अंदर की ओर किया तो उत्तल दर्पण, बाहर की ओर कर दिया तो अवतल दर्पण बन जाएगा। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बन जाने मात्र से बिल्कुल ही बदल जाता है, ठीक है, बिल्कुल सारा खेल बदल जाएगा। अगर आप उत्तल दर्पण में दोस्तों अपना चेहरा देखेंगे, ठीक है, तो आपको अपना चेहरा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, और शरीर जो है वो छोटा दिखाई देगा, आप कार्टून जैसे दिखेंगे, ठीक है। और अगर आप अवतल दर्पण का यूज करेंगे तो आपको अपना चेहरा छोटा दिखाई देगा और मिड वाला पोर्शन, पेट वगैरह खूब बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, जैसे कार्टून बनते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी अपने आप को देख के ही हंसी निकल जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों चिड़ियाघर में इस तरह के मिरर लगे हैं, जू में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, जस्ट फॉर मेकिंग फन, ठीक है, बस ऐसे मजाक के तौर पे होता है, बाकी कुछ खास पर्पस नहीं होता इसका, ठीक है। तो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं कैसे पॉलिशिंग करने मात्र से सारा खेल बदल गया। यहां उत्तल दर्पण में आपको चेहरा बड़ा दिख रहा है और शरीर छोटा, अवतल दर्पण में चेहरा छोटा दिख रहा है, शरीर बड़ा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये दोनों तो पार्ट कंप्लीट हुए। और हाँ, इनके इंग्लिश नाम भी जानते चलिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल को इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और दर्पण के लिए मिरर, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और अवतल दर्पण को, अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है, और दर्पण के लिए भाई मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए क्या है, दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। मैंने कहा था आपने इतना हिस्सा दर्पण मतलब परावर्तन वाला पूरा हिस्सा आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। तो दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब, और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, है ना, और मुख्य अक्ष, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पे चलिए हम लोग इसका रिविजन ही कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग देंगे, ठीक है। कि दोस्तों यहाँ पे ध्रुव समझने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने गोली दर्पण बनाया हुआ है और आपको बताया था मैंने गोली दर्पण को गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक बड़े से गोले का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोस्तों, अगर सपोज करिए ये कांच का खोखला गोला था, मैंने उसमें से जितना ये डॉटेड लाइन वाला हिस्सा है, इतना हिस्से को निकाल के फेंक दिया, या यूं कह लीजिए कि इतने हिस्से को काट के अलग कर लिया। तो जब इतना हिस्सा काटा है मैंने, तो ये हिस्सा जो है वो एक घुमा हुआ, एक उभरा हुआ, एक गोले के रूप में दिखाई देगा और उसको देख के ही लगेगा कि हाँ भाई ये किसी गोले का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, ठीक है। मैंने उसके बाहरी सतह पर पॉलिशिंग कर दी है, जिससे कि उभरे सतह पर पॉलिश करने के कारण ये अवतल दर्पण बन गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण क्या है, ये अवतल दर्पण केवल इतना हिस्सा कहलाएगा, जितने हिस्से में हमने पॉलिश करी है केवल उतना ही हिस्सा अवतल दर्पण कहलाएगा। तो दोस्तों दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके लिए ध्रुव को परिभाषित करना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण का परावर्तक तल दोस्तों यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन सी डेफिनेशन है और ध्रुव को हम लोग पी से लिखते हैं दोस्तों, तो ये हो गया पी, ठीक। अब देखिए मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, अगर ये उत्तल दर्पण है,
सॉरी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए आप इसे ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो जाएगा, करीब अंदाजे से बना दिया तो ये हो गया इसका ध्रुव, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण की तो दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए देखिए पॉलिश किधर होगी, अंदर की ओर होगी, है ना, पॉलिश अंदर की ओर होगी, बिल्कुल सही। तो अंदर की ओर पॉलिश कर दीजिए, ठीक है, अंदर की ओर पॉलिश कर दिया। इसका परावर्तक तल इतना बड़ा है और इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु कहां होगा, यहां पे होगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले डेफिनेशन की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए इसे सी से लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए अपने मेन डायग्राम पे चलते हैं। दोस्तों आपको पता है ना कि ये अवतल दर्पण जो है वो एक प्रकार का गोली दर्पण है और सारे गोली दर्पण क्या होते हैं, एक गोले का भाग होते हैं। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से मैंने कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट स्फेयर, कंप्लीट गोले को दिखाया है, ठीक है। अब दोस्तों इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र, जिस गोले से ये दर्पण निकला है, जिस गोले से ये दर्पण निकला है, उस गोले का जो केंद्र है वही कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि किसी गोली दर्पण के, या यूं बोल सकते हैं कि गोली दर्पण, जिस गोले का, गोली दर्पण जिस गोले का सूक्ष्म भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां पे अगर देखना चाहेंगे तो यहां पहले एक लाइन खींच दीजिए, एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो ध्रुव से होकर जाए, ठीक है, और उसका यहां पे अंदाजे से कहीं पे जहां पे सेंटर होगा। अब इसको देखना है तो ये देखिए, ये वाला अवतल दर्पण जो है वो किस गोले का भाग है, ये करीब इतने बड़े गोले का भाग होगा, इसका सेंटर यहां पे कहीं हो गया, ठीक है। इसी तरह से उत्तल दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र यहां कहीं होगा, अंदाजे से बना देते हैं, कोई नाप के नहीं बनाता, ठीक है। तो ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, मुख्य अक्ष। चलिए दोस्तों मुख्य अक्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों मुख्य अक्ष क्या होती है, कहते हैं कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से गुजरने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सेम डेफिनेशन काम करती है, ठीक। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वृत्त की प्रमेय में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक लाइन खींची जाए तो वो वृत्त के हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। यही बात गोले के लिए भी लागू होती है, ठीक है। तो यहां पे गोली दर्पण एक प्रकार का गोले का एक भाग है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र तो भैया गोले का केंद्र हो गया, मैंने बोला अभी, तो गोले के केंद्र से ध्रुव ही नहीं, दर्पण के किसी भी बिंदु पर अगर आप गोले के केंद्र या दर्पण के वक्रता केंद्र से लाइन खींचेंगे तो वो दर्पण के हमेशा लंबवत होगी, ठीक है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर आप किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु पर लाइन खींच रहे हैं, मान लीजिए वक्रता केंद्र से हम लाइन खींच रहे हैं इस बिंदु पर, तो यहां से जब ऐसी लाइन खींचेंगे तो ये लाइन जो निकलेगी वो दर्पण के बिल्कुल लंबवत होगी। नीचे की ओर आप लाइन खींच के देख लीजिए, जब आप वक्रता केंद्र से लाइन खींचेंगे दर्पण के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए आपने इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, ठीक है, वक्रता केंद्र को इस बिंदु से मिलाया, जब आप यहां से लाइन खींचेंगे तो ये लाइन भी कैसी होगी, बिल्कुल इसके लंबवत निकलेगी, ठीक है। चलिए, तो थर्ड डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली डेफिनेशन के बारे में। ठीक दोस्तों, फोकस बिंदु की हम लोग दो परिभाषा देंगे, ठीक है। कहते हैं पहली परिभाषा जो है वो बहुत ही कॉमन सी है, उसको केवल अपने तक सीमित रखिएगा क्योंकि आपने वो डेफिनेशन 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, वो उतनी प्रभावशाली नहीं है। लेकिन जो अब आप पढ़ेंगे, जो सेकंड डेफिनेशन में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, आपको वही हर जगह बतानी है और वही हर जगह लिखनी है, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो है जो काफी कॉमन सी है वो ये है, कहते हैं कि दर्पण के लिए ध्रुव क्या होता है आप जानते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है आप जानते हैं। किसी दर्पण के या किसी भी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच के बिंदु को
ठीक है, इनके बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु बोलते हैं, और इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड डेफिनेशन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जो चीज अभी बोल रहा हूं ये चीज आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी केवल सुन लीजिए। कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती है कि वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ठीक है, फिर सुनिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? वो बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगली डेफिनेशन है फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकल लेंथ होती है। ठीक है दोस्तों, फोकल पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से लिखते हैं, जबकि फोकल पॉइंट यानी कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, बिंदु कैपिटल एफ से लिखा जाएगा और फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो फोकस दूरी को कैसे परिभाषित करेंगे? बोलेंगे किसी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। यानी दोस्तों ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्मॉल एफ हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारा जो इसमें परिभाषाओं में लास्ट डेफिनेशन जो है, लास्ट वाली परिभाषा जो है, बिल्कुल अंतिम परिभाषा, वो है वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जैसे हमने कहा था फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसी प्रकार ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से हम लोग लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।